नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और अभी 18 मई 2021 को जो नोटिफिकेशन आई है रात को, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है ई-वे बिल में। जैसे जो चेंज आते हैं, कुछ फेवरेबल चेंजेस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चेंजेस होते हैं। ये एक फेवरेबल चेंज आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शेयर किया जाए आप सबके साथ। हालांकि आप सबने तो पढ़ ही लिया होगा, बट मैं अपना व्यू जो इसके अंदर मुझे समझ आया वो शेयर करना चाहता हूं। तो ई-वे बिल से रिलेटेड जो भी चेंज आया है 18 मई को हमारा 2021, जो नोटिफिकेशन 15/2021 सेंट्रल टैक्स की है, इसने रूल 138 ई के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं जो कि ई-वे बिल से रिलेटेड है। तो हम ये जानेंगे कि ये रूल पहले क्या कहता था और चेंज होने के बाद क्या कहता है, उसका क्या इम्पैक्ट, क्या फेवरेबल इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ रहा है। तो रूल 138 ई, कैपिटल ई, जो कि बताता था कि ई-वे बिल के पार्ट ए के अंदर डिटेल्स भरने से रोकता था कुछ कंडीशंस में, और जनरली वो कंडीशंस होती थी जब कोई पर्सन डिफॉल्ट कर देता है रिटर्न्स को भरने में। जब कॉन्जिक्यूटिवली अगर वो मंथली टैक्स पेयर अपने 2 महीने की GSTR 1 या 2 महीने की 3B या दोनों ही नहीं भर पाया, तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है। इसी तरीके से क्वार्टरली बेसिस पे है तो 2 क्वार्टर तक अगर वो नहीं भर पाया। तो पहले क्या प्रोविजन कहता था, ये रूल 138 ई के बारे में है रूल। ये कहता था नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, जो कि कंटेंट है रूल 138 सब रूल 1 में। मींस रूल 138 सब रूल 1 बताता था कि भाई आप मूवमेंट कर सकते हो गुड्स की, और ये कंडीशंस के अंदर आपको करनी है। बट अगर जो डिफॉल्टर है उस पर्सन के लिए नहीं कर सकते, वो रूल 138 ई के अंदर बताया गया था कुछ इस तरीके से। नो पर्सन मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे कंसाइनर हो, कंसाइनी हो, ट्रांसपोर्टर हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, या इवन कोरियर एजेंसी हो, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ द ई-वे बिल। ई-वे बिल में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में पर्सन की डिटेल, गुड्स की डिटेल, उसकी एचएसएन समरी, कौन सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट है, कहां से गुड्स आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सारी डिटेल होती है। और एक पार्ट बी होता है जिसमें मोटर व्हीकल का नंबर जाता है, डिस्टेंस जाता है, या फिर ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है। तो कोई भी पर्सन अलाउड नहीं था डिटेल भरने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे सप्लायर के रूप में या रिसिपिएंट के रूप में। हु के आगे कुछ कंडीशंस हुई थी जो मैंने बताया, जिसने अपने पिछले 2 टैक्स पीरियड की GST 1 या 3B नहीं भरी थी, तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाता था। ना तो वो गुड्स सप्लाई कर सकता था, ना वो गुड्स को रिसीव कर सकता था। कोई भी पर्सन पार्ट ए में उसकी डिटेल नहीं भर सकता था। तो अब जो इंपॉर्टेंट, जो फेवरेबल चेंज आया वो क्या आया है? अब ये जो फ्रेज मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि एक्ट के अंदर दिया हुआ है, CGST रूल 138 ई के अंदर, ये जो रेड कलर की लाइंस हैं, इनको चेंज कर दिया गया है। और जो अब नीचे वाले पैरा में ग्रीन कलर की लाइंस हैं, चेंज होकर अब ये हो गई है। बट अब अगर हम इसको पढ़े तो ये क्या कहना चाहता है, फिर इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। Notwithstanding anything contained in sub-rule 1 of the rule 138, comma, no person shall be allowed to furnish the information in part A of the e-way bill in respect of any outward movement of goods of a registered person who, कौन रजिस्टर्ड पर्सन? वही जिसने डिफॉल्ट करा है। तो पहले ये था कि वो रजिस्टर्ड पर्सन ना तो गुड्स सप्लाई कर सकता है ना रिसीव कर सकता है। ई-वे बिल उस पार्ट ए के अंदर नहीं भरा जाएगा उसका, अगर ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है तो। बट अब यहाँ पे ये हो गया है कि जिस पर्सन ने डिफॉल्ट करा है, अब उसके रिस्पेक्ट में कोई भी पर्सन उसके रिस्पेक्ट में, मींस उसके लिए आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। जरूरी नहीं है सप्लाई हो, मे बी अदर देन सप्लाई, चाहे वो पर्सन कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी कोई भी हो, वो उसके बिहाफ पे आउटवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते। दैट मींस उसके बिहाफ में इनवर्ड मूवमेंट अब अलाउड हो गई है।
तो इसको इस बात से हम समझते हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि दो पर्सन है ए एंड बी, एंड बी इज द पर्सन जिसने डिफॉल्ट कर दिया है, अपनी जीएसटीआर 1 या 3B पिछले पीरियडों में फाइल नहीं करी, और इसका ईबे बिल के ऊपर जो ब्लॉकिंग की बात होती थी पहले। बट ए जो है वो करेक्ट पर्सन है, उसकी अपनी रेगुलर रिटर्न्स जा रही हैं, इसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। नाउ बी हैज मेड सम परचेज ऑर्डर टू ए, पीओ इसने दिया, तो इसके पीओ के बिहाफ पर ए जो है बी को गुड सप्लाई करने हैं, और ईबे बिल की अगर रिक्वायरमेंट है तो अर्लियर वो नहीं कर सकता था, बट अब वो कर सकता है, बिकॉज नाउ दिस इज फॉर इनवर्ड मूवमेंट फॉर बी। तो इससे ए का जो बिजनेस हैम्पर हो रहा था वो होना रुक गया है। ए अब बी को सप्लाई कर सकता है, गुड्स इसको भेज सकता है, और बी इसकी इनवर्ड रिसीविंग ले सकता है, और अपने इन हाउस जो भी छोटी मोटी सेल है जहां पे ईबे बिल की जरूरत नहीं होती वो कर सकता है। तो बिजनेस को थोड़ा इजी कर दिया है। ए के लिए तो करा ही करा है, बी के लिए भी थोड़ा टू लिटिल बिट एक्सटेंड कर दिया है। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सपोज बी जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सी को करना चाहता है, जिसके अंदर ईबे बिल की रिक्वायरमेंट है। तो नाउ इट इज द केस ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट। तो इस केस के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टर है, जो भी कोरियर एजेंसी है, वो आउटवर्ड मूवमेंट ना तो पहले कर सकती थी, ना वो अब कर सकती है। तो ईबे बिल बी के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट नहीं बन सकता। तो बी ने सोचा क्यों ना मैं ये करूं कि ए को बोलूं सीधा सी को ही पूछवा दे, जो कि हमारे एग्जांपल्स होते हैं, केसेस होते हैं जनरली बिजनेस के अंदर, बिल टू शिप टू। तो बी ने कहा हमारे थर्ड एग्जांपल में ए को कि ये मेरा परचेज ऑर्डर है, और मेरे बिहाफ पे आप ये गुड सीधा सी को भिजवा दो, दैट इज बिल मुझे कर दो और शिप किसे कर दो, सी को। तो इट इज द केस ऑफ बिल टू बी एंड शिप टू सी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये ऐसा कर सकता है? द आंसर इज वेरी क्लियर नो, क्योंकि जो सेंटेंस यूज किया गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्सन, ए इसके बिहाफ पे कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, ना कंसाइनर कर सकता है, ना कंसाइनी, ना ट्रांसपोर्टर, ना कोरियर एजेंसी नहीं कर सकते। ए सिर्फ बी को तो गुड्स दे सकता है, लेकिन बी के बिहाफ पे आगे सी को कोई भी फर्दर आउटवर्ड मूवमेंट बी के बिहाफ पे नहीं कर सकता। तो आई होप जो मैंने कोशिश करी है विद एग्जांपल्स आपको ये समझाने की, जो कि रिसेंट चेंजेस आए हैं, तो ये काफी फेवरेबल है। आप इसको शेयर कीजिए उन लोगों को जिनके पास इनकी जरूरत है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।